नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और दिल्ली विधानसभा चुनाव की हर खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। ताजा खबर के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट किया मोदी ने, जनशक्ति सर्वोपरि है, पीएम कह रहे हैं। विकास की जीत हुई, सुशासन की जीत हुई, सभी भाई बहनों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह पोस्ट की है, दिल्ली की जनता का आभार जताया है और कहा है विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए सभी का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा है कि भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मिला है, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। चलिए, तो दिल्ली से दूसरी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली है। जनता का निर्णय हमें स्वीकार है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी को जीत की बधाई दी है। वहीं दिल्ली की सीएम और कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूं। दिल्ली की जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। भाजपा के खिलाफ, उनकी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ये दिल्ली की सीएम आतिशी कह रही हैं। आप हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने हार स्वीकार कर लिया, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। आज दिल्ली के चुनाव, तो आप सुन रहे थे आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को, जिन्होंने कहा है कि जंग जारी रहेगी और अभी हम लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए, अब दूसरी खबर अयोध्या से आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान
की बड़ी जीत हुई है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद चुनाव हार गए हैं। मिल्कीपुर से आ रही है बड़ी खबर। अयोध्या के मिल्कीपुर से बीजेपी जीत गई है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने बड़े अंतरों से जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद चुनाव हार गए हैं। मिल्कीपुर में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है बीजेपी ने। जब कभी भी वो हारते हैं तो ऐसा ही आरोप लगाते हैं, जब जीतते हैं तो कहते हैं कि ये हमारे नीतियों की जीत है, और जब हार जाते हैं तो प्रशासन की, मीडिया की, ईवीएम की, ये तब वो उसके ऊपर आरोप लगाना शुरू करते हैं। और अब की बार तो वो पहले से ही हार अपना मान चुके थे, और इसलिए लगातार जो हमारे यहाँ के सांसद जी यहाँ पर थे, जिनको अखिलेश जी ने कहा था कि अयोध्या के राजा हैं, वो जो है वो मीडिया के सामने और उनकी सभा में जिस तरीके से रोने की नौटंकी बना कर रहे थे, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उसी समय सिद्ध हो गया था कि वो हार चुके हैं। 27 का रास्ता खुल गया मंत्री जी, 27 का रास्ता खुल गया क्या 27 का रास्ता खुल गया इस जीत से? मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा संदेश है, और ये उत्तर प्रदेश और देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश मिल्कीपुर की जनता ने दिया है, और इसलिए मिल्कीपुर के जनता को मैं अपनी ओर से फिर से बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के धन्यवाद देता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में, कुशल कार्यकाल में हम लोग जनता में उनके द्वारा चलाई जा रही जो जन कल्याणकारी योजनाओं को, उनकी नीतियों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और मिल्कीपुर की जनता नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अपना मतदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपने भाई को, बेटे को अपनाया। इसके लिए मैं देवतुल्य जनता के चरणों में पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत। तो बीजेपी में जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर भोपाल और मिल्कीपुर में जश्न मनाया जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहमान के रूप में, हमारे साथ मौजूद हैं रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। तो मनोज जी, पहले मिल्कीपुर पर छोटा सा कमेंट। बड़े अंतरों से जीत हुई है, सांसद जी भी रोए, तमाम तरह के आरोप भी लगाए कि किस तरह से चेक किया जा रहा है मतदाताओं को बुर्का उठाकर, लेकिन ये बड़े अंतर से जीत बता रही है कि मतदाताओं ने अपना मन पहले से बना लिया था। निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए कि जो फैजाबाद की सीट को अयोध्या की हार बताकर जो कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने पूरे देश भर में प्रचारित किया, अखिलेश ने आप देखिए कि अवधेश प्रसाद को अपने बगल में संसद में बिठाया, एक ट्रॉफी की तरह उसको पेश किया गया और ये बताने का प्रयास किया है कि हिंदुओं ने अयोध्या में बीजेपी को नकार दिया है। तो वो बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्व की हार के रूप में उसको प्रचारित किया गया, जिसका कारण है कि योगी आदित्यनाथ 6 बार वहां पहुंचे, बीजेपी ने तमाम सारे समीकरण साधे। एक तरफ हम देख रहे थे महाकुंभ चल रहा था, एक बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद भी लगातार बीजेपी ने वहां फोकस बनाए रखा। और आप देखिए कि जो आपने जो जिक्र किया, जिस दलित बेटी की हत्या हुई उसमें आरोपी पकड़े गए, आंसू बहाए गए सांसद ने, तो उनसे सवाल यही पूछा गया कि उसके पहले एक दलित लड़की के साथ इस प्रकार की घटना हुई थी, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पकड़े गए थे गैंग रेप में, तब उन्हीं अखिलेश यादव ने और इन्हीं सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा था कि ये निर्दोष है, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो ये मुद्दा भी बड़ा जोर शोर से गूंजा। और आप देखिए कि जिस इनायतपुर बूथ में जो कांग्रेस उम्मीदवार, माफ कीजिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहते थे अवधेश प्रसाद के बेटे, उसी बूथ से वो समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि वो एक जो जीत थी, वो एक तरह से उसको आपने एक ट्रॉफी की तरह उसको ग्लोबलाइज किया, आपने हिंदुत्व की हार के रूप में प्रचार किया उसको, और अयोध्या से जोड़कर देखा। तो मुझे लगता है कि पूरे बीजेपी ने एक तरह से जहां कैंपेन की और उसका जो बदला है वो बीजेपी ने लिया। और इस जीत ने ब्रांड योगी आदित्यनाथ को भी मजबूत किया है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में उनका जादू हमने देखा था, बटेंगे तो कटेंगे चला था। दिल्ली में हालांकि उनकी उतनी सभाएं नहीं हुई थी, लेकिन जो पूर्वांचली वोटर थे 25-20 उनको साधने के लिए उन्होंने बीच बीच में सभाएं की थी, लेकिन पोलराइजेशन से बचे थे। लेकिन मिल्कीपुर में उन्होंने पूरा जोर लगा रखा था। आप देखिए कि मैं चुनाव कहाँ तक गया था कि अखिलेश यादव ने तो कफन तक चुनाव आयोग के लिए भेज दिया था, और ये सब बता रहा था कि वहाँ समाजवादी पार्टी में कितनी हताशा है। तो निश्चित तौर पर ये नतीजे बीजेपी के लिए 27 के लिए भी एक संजीवनी का काम करेंगे। बिल्कुल 27 के लिए भी संजीवनी का काम करेंगे। और दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं विनोद रस्तोगी। विनोद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आज आवाज आ रही है। विनोद, ये उलटफेर
इसकी संभावनाएं पहले नहीं जताई जा रही थी, लेकिन जो एग्जिट पोल आए थे कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। कैसे हुआ ये चमत्कार दिल्ली में? जनता ने किस आधार पर वोट दिया? देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली की जनता ने एक आक्रोश और गुस्सा था। चाहे बात की जाए आम आदमी पार्टी अपना वो कट्टर ईमानदार बताती गई 16 की, मगर वही बात की जाए क्या अरविंद केजरीवाल का शीश महल हो या जमुना जी की सफाई को लेकर मामला हो, डीटीसी के मामला हो, या बहुत से ऐसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे जाती चल रही थी। बात की जाए बिजली की, जिस तरह से दिल्ली में बात की गई थी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, यानी कि बिजली हाफ पानी माफ, मगर कहीं अगर देखा जाए दिल्ली के 70% जनता को पानी तो मिल ही नहीं रहा था, और जो मिल रहा था कहीं गंदा मिल रहा था। मेरे साथ में जो महिलाएं हैं मैं उनसे बात करता हूँ और बताते हैं कहाँ दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी साथ में विफल रही। ये हमारे साथ एक मैम क्या नाम है मैम आपका? इनमें भी अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी 10 साल सत्ता में रही और इस बार बहुमत से बहुत पीछे नजर आ रही है, और दिल्ली 25 साल के बाद आम भाजपा का कमल खिलता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? आपको ये लगता है कि कोई आश्चर्य वाली बात है? ये तो होना ही था भाई साहब। वोट की हानि कब तक चलेगी? कब तक इन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? कब तक बरगलाएंगे? आप एक पर्चा ले लेकर पीला भी दिखाते रहे, इनको मैं जेल भेजूंगा, इन्होंने जेल भेजूंगा। तो आप इस तरफ नहीं साबित कर पाए, लेकिन आप लोग फ्रेंड सब लोग जेल में चले गए। मैं के बारे में मैं क्या बोलूँ? ये दिल्ली की जनता थी और कह रही है कहीं ना कहीं करप्शन के नाम से आने वाली आम आदमी पार्टी खुद करप्शन में लिप्त हो गई और पूरी तरह के देखा जाए आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक जेल जा चुके थे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास विनोद जी। शर्मा जी, शीश महल, यमुना नदी की गंदगी और भ्रष्टाचार की जिस आंधी पर सवार होकर दिल्ली में लगातार सत्ता में रही आम आदमी पार्टी, उसी आंधी में साफ भी हो गई। क्या यही बड़े कारण थे? क्योंकि फ्रीबीज तो बहुत योजना शुरू की थी उन्होंने। कारण भी थे जो आपने गिनाए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का जो शिक्षा का स्तर है, प्रतिशत है, वो देश के दूसरे भागों से अच्छा है। दिल्ली में दो चीज विशेष है, एक तो व्यक्ति शिक्षित है और दूसरा मध्यम वर्ग है। अब अगर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की राजनीति देखेंगे तो ये पूरे के पूरे जो रूस के समय में क्रांति हुई थी, जो वामपंथी उस समय जो साम्यवाद का नारा, उसी लहजे पर चले। रूस की क्रांति में जो लोग सारे जुड़े हुए थे, आगे चल करके सत्ताधीशों ने उन सबको किनारे किया। बिल्कुल इसी तरीके से केजरीवाल जी ने, अन्ना हजारे उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, बाबा रामदेव उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, कितने कवि, कितने कुमार विश्वास भी थे उसमें, बहुत सारे लोग थे। जी हाँ, सबको बाहर करके फिर वो बने। तो कहीं ना कहीं ये असंतोष भी या ये बात भी दिल्ली की जनता में एक बात थी। दूसरा, जो कम्युनिस्टों का मुख्य सिद्धांत है कि यदि सत्य पर बात करो, सत्य कमजोर है तो तथ्य पर बात करो, तथ्य कमजोर है तो तर्क पर बात करो, और तर्क कमजोर है तो धुंध फैलाओ, किसी को साफ ना दिखे। बिल्कुल केजरीवाल जी ने धुंध फैलाने का काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि लगे जमुना में जहर ही मिला दिया किसी ने। ये जो इस तरह का झूठ फरेब, केजरीवाल जी की पूरी राजनीति दो चीजों पर केंद्रित रही, एक तो रेवड़ी बांटने पर और दूसरा मीडिया में सुर्खियां कैसे बने, इस बात पर उनका सारा का सारा केंद्रित रहा। ये राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती, ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। लाभ के कारण कुछ लोगों ने वोट दिया और उनको हारना था। मैंने 10 दिन पहले अपने फेसबुक पर लिख दिया था इनकी वोटें और सीटें दोनों घट रही। तो कुल मिलाकर के वो चुनाव हार गए। तो ये भाजपा को जीतना लगभग तय था। दूसरी, भाजपा की रणनीति की एक विशेषता रही, लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में, कहीं ना कहीं जो जातिवाद का कारण चला था समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने, उसके कारण भाजपा को नुकसान हुआ। उसके कारण उससे उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और न केवल नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में भारी बैठकें की, बल्कि वो जो कैडर था भाजपा का, नारा तो अपनी जगह ठीक था, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। इसके अलावा संगठन के स्तर पर प्रत्येक मैनेजमेंट बूथ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। दिल्ली में शायद ऐसा कोई घर हो जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अप्रोच न की हो। तो संगठन की शक्ति और मोदी जी का चेहरा, ये दो चीजों को मिलकर के भाजपा की ये जीत मिली है। और कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति ना करना, केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरना, इसके कारण केजरीवाल आ रहे हैं। जी,
तो मनोज जी, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये नारे महाराष्ट्र में असर कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया। ये चमत्कार कैसे हो गया? देखिए 2020 का इसको हमको देखना पड़ेगा कि आप देखिए शाहीन बाग का जो मामला जोर शोर से उछला, अमित शाह ने कहा था इतनी जोर से बटन दबाई है कि शाहीन बाग तक इसकी गूंज सुनाई दे। लेकिन उस पूरे आंदोलन से अरविंद केजरीवाल ने दूरी बनाकर रखी। उल्टे वो जय बजरंगबली, हनुमान चालीसा, सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाते नजर आए, जो बीजेपी का पिस था। उससे जो मुस्लिम वोटरों ने उस समय तो पोलराइज होकर वोट किया अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, लगभग 90% से ज़्यादा मुस्लिमों ने। लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल ने इतने संवेदनशील मुद्दे में हमारा साथ नहीं दिया है, और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें अरविंद केजरीवाल बीजेपी के पिच पर खड़े नजर आए, चाहे वो धारा 370 की बात कर लें या दूसरे मुद्दे 3 तलाक की। उसके कारण तीसरा जो कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ी इस बार, एक संभावना कांग्रेस ने जताई, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश वोट परसेंट ज्यादा नहीं बढ़ा ना, 2% से अधिक। लेकिन 2% आप वोट शेयर अगर बढ़ा है तो आप अगली बार ये मानकर चलिए कि कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है ना कि अकेले लड़ने में उनको फायदा है। तो ये रणनीति के साथ मुझे लगता है वो बाकी के राज्यों में भी जाएगी, और अभी तक वो बड़ा दिल दिखाती रही कांग्रेस, उसकी उम्मीद के विपरीत कि सबसे बड़ा वो घटक दल है इंडिया ब्लॉक में। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से उस पर निशाने साधे गए, चाहे लालू यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, सारे के सारे कांग्रेस को हराने में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हो गए। तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प रही है था ना नहीं कि सब एकजुट होकर बीजेपी को रोकना है। लेकिन ये अब्दुल्ला का बयान ही आया। लेकिन ये रणनीति पर कांग्रेस ने अमल नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया ना। पंजाब में वो अकेले लड़े लोकसभा में, लेकिन दिल्ली में उनको लग रहा था कि बीजेपी के सामने कमजोर है, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ लोकसभा का कांग्रेस ने जैसे को तैसा कर दिया। लेकिन गुजरात में उनको हराना था, कांग्रेस के खिलाफ वो चुनाव लड़ने चले गए, तो गुजरात में सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस ने रहा। तो कांग्रेस की टैक्टिस यही रही, क्योंकि जो वोट शेयर अरविंद केजरीवाल के संग जो माइनस पॉइंट है, या कि उनका जो वोट शेयर है वो उनकी विचारधारा का वोट नहीं है, वो आप 25 से 30% मान लीजिए। जो फ्लोटिंग वोटर रहेगा 22 से 24%। आप देखिए लोकसभा के आंकड़े पिछले 3 चुनाव के, कि बीजेपी का वोट शेयर 54-56% जाता है, लेकिन विधानसभा में 38-36 पर अटक जाता है। वो ये फ्लोटिंग वोटर वो था जो पहले कभी कांग्रेस के पास हुआ करता था। बीजेपी ने उसको अपने पाले में लाने के लिए सारे जतन किए, मिडिल क्लास वोटर को समझाया, पूर्वांचल के जो लोग थे उनको अपने हिसाब से समझाया, अल्पसंख्यक वोटरों के बीच मैसेज गया। मौलाना जो साजिद रशीदी, जो कट्टर बीजेपी विरोधी माने जाते हैं, उनका जो ऑडियो है, मुझे लगता है इसने भी एक अहम रोल दिखाया। तो आप देखिए मुस्तफाबाद जैसी सीट पर जो दंगे का आरोपी है AMIM का ताहिर हुसैन, वो 4थे नंबर पर खिसक जाता है। तो ये जीत बता रही है कि बीजेपी ने पूरी रणनीति, सबसे पहले जो सर कार्रवाई के अरुण कुमार, उन्होंने लगभग 50,000 ड्राइंग रूम बैठ के किए संघ परिवार ने पूरे दिल्ली के अंदर। तो कम से कम उससे 10 से 15 लाख वोटरों को साधा गया, जो इस चुनाव में हमको इम्पैक्ट दिख रहा है। दूसरा, जो शर्मा जी ने भी कहा कि जिस वादे से आप आए थे वो वादा आपने पूरा नहीं किया। वो गरीब आदमी देख रहा था ना, उसकी तो झुग्गी के सामने नाली है, उसमें गंदगी है, घर में उसके गंदा पानी आ रहा है, कचरे के पहाड़ हैं, लेकिन केजरीवाल शीश महल में ले रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो उसी दिल्ली में, नई दिल्ली जहाँ से वो 2 बार चुनाव जीते, वो अपने वोटरों के पास नहीं जाते थे। और वो सीधा सपना, दिल्ली की चिंता छोड़कर उनको चिंता थी कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर मुझे बनना है, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को चुनौती देते थे, वो दिल्ली की बात नहीं करते थे। आप देखिए वो कहता था हरियाणा के पानी में, हरियाणा ने जो यमुना के पानी में जहर मिला दिया, तो ऐसा कौन सा उनके पास फिल्टर था जिसने दिल्ली में वो फिल्टर करके वो जहर को बाहर कर दिया। तो ऐसे मुद्दे जो अपने ही कह सकते हैं अपने जाल में अरविंद केजरीवाल खुद घिरते गए। आप देखिए अकेले थे, उनसे नाराजगी नहीं, उनके जितने दिग्गज नेता, अगर आतिशी को देख लो 1000 कम वोट से चुनाव जीती हैं वो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष तिवारी, मनीष हो, सिसोदिया हो, उसके बाद आप देख लिए जो सौरभ भारद्वाज, जिनके बारे में कहा रहा था कि सबसे सेफ सीट पे वो चुनाव लड़ रहे थे और सबसे ज़्यादा कनेक्ट थे वो लोगों के बीच, सोमनाथ भारती हो, ये सारे दिग्गज उनके चुनाव हार गए। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये वो चेहरे थे जो पिछली 2-3 सरकारों से अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल का चेहरा बने हुए थे। एंटी इनकम्बेंसी थी, आपने एंटी इनकम्बेंसी की आड़ में 27 लोगों के टिकट काटे, 3 की सीटें बदल दी आपने। राखी बिरला भी थी जिसमें वो चुनाव हार गई है, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। तो अगर दिल्ली का स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा था कि जिसको अमेरिका के राजदूत आकर देखते थे, तो वो इतना अच्छा था, तो अगर ये चुनाव क्यों हार गए? तो ये वो सवाल है जो अभी जो विनोद भी कह रहे थे कि आप वादे कर रहे हैं फ्री पानी देंगे, लेकिन आप पानी नहीं दे रहे हैं ना, तो फिर आप फ्री हो गए। आप बिजली का कहते थे कि 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, पावर कट नहीं है। आप खुद कहते थे कि पानी के बिल जिन लोगों के 40-40 हज़ार तक बिल आया, अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और मैं चुनाव जीतने के बाद उसको ठीक कर दूंगा। इसका मतलब है ना कि लोगों के चुनाव में के पहले
ये बिजली के बिल आ रहे थे, इतने बड़े बड़े पानी के बिल आ रहे थे। तो आप जनता को कितनी बार आप कर सकेंगे। दूसरा, अभी तक क्या था कि उनको विपक्ष में रहने का वो नहीं था, एक आंदोलन से उपजी पार्टी थी, और जो एक सोशल मीडिया में अभी चीम भी चल रहे हैं ना, बीम, कि जंतर मंतर से आए और छू मंतर हो गए, तो वो स्थिति में है। और सबसे बड़ा संकट अब अरविंद केजरीवाल के सामने ये है कि आम आदमी पार्टी को बचाए रखना। बिल्कुल। और अब ये देखना भी ये होगा कि उनका हाल कहीं कांग्रेस जैसा तो नहीं होगा, एक बार सत्ता से बाहर हुए तो फिर बाहर होते ही चलेगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, दिल्ली को पीएम के नेतृत्व में चलने वाली सरकार मिली। मिल्कीपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, बीजेपी उम्मीदवार को बधाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। 2027 में समाजवादी पार्टी, चलिए सुनवाते हैं आपको। जो कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया और दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला, कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। तो शर्मा जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस बार बीजेपी की पिच पर खेले और संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या सबक छिपा हुआ है कांग्रेस के लिए यहाँ, क्योंकि अकेले ही लड़ना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि एक समय हुआ करता था, वो बजाय दूसरों पर आक्षेप लगाने के, जो केजरीवाल और समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल दूसरों को कटघरे में खड़ा करते हैं, उस लाइन पर चलने के बजाय कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना चाहिए था कि क्या कारण था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर बंगाल तक एक जमाने में सारे प्रांतों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज वहां ये स्थिति है कि वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर तक पहुंच रही है। आखिर क्या कारण है उसका? अगर आप विदेश जी देखेंगे तो भारत की मिट्टी की विशेषता क्या है, भारत के जनमानस का मूल भाव क्या है, उसका स्वत्व क्या है। कांग्रेस एक जमाने में, अब कांग्रेस बनी थी 1884-85 में कांग्रेस बनी थी, लेकिन कांग्रेस जब तक जन आंदोलन नहीं बनी, जब तक गांधी जी ने रामराज्य का जो सपना दिया, उसके बाद ही कांग्रेस पूरी जनता उससे जुड़ी। इससे पहले वो संगठन के रूप में थी, राम राज्य के बाद जो है जनता उससे जुड़ी। आगे चल करके जब सरकार आपकी आई, आपने राम जी को कह दिया कि वो तो काल्पनिक थे। भारत में कितना ही झगड़ा हो सकता है, दक्षिण भारत में राम लिंगम मिलेंगे तो उत्तर भारत में आपको राम प्रसाद और राम नारायण मिलेंगे। राम व्यापा हुआ है चारों तरफ। भाजपा ने इस बारीकी को समझा और जीत में भी अगर आप देखेंगे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। तो कांग्रेस को कम से कम वो जो उनका अपना सिद्धांत था, ग्राम स्वराज का सिद्धांत था, स्वदेशी का सिद्धांत है, राम राज्य का सिद्धांत है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी भूमि पर लौटना होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जातिवाद फैला करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज वाली पार्टी ने ताकत पकड़ी और वो सत्ता में आई, बहुत ज्यादा ताकत नहीं पकड़ पाए। अब कांग्रेस उनकी लाइन पर चल रही, जबकि कांग्रेस संविधान सभा से लेकर के राजीव गांधी जी तक सारे लोग जातिवाद के विरुद्ध थे। तो जिन बातों का विरोध करती थी वो बातें अब पकड़ ली, वो भी क्षेत्रीय दलों के प्रभाव से। और जो बातें पकड़ ली उससे एक क्षेत्र में असर पड़ सकता है, आप एक क्षेत्रीय पार्टी बन सकते हो, नेशनल पार्टी निश्चित रूप से। तो कांग्रेस को ये चाहिए कि कांग्रेस का जो अपना ओरिजिनल थिंक टैंक था, एक जमाना हुआ करता था, आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस में विचारक, गांधी जी को आप समझ लीजिए, प्रभु टंडन जी को आप समझ लीजिए, मदन मोहन मालवीय को आप समझ लीजिए, के.एम. मुंशी को समझ लीजिए, एक पर एक विचारक, शोधकर्ता विचारक उसमें थे। उन सबको किनारे करके ये जो उधार की वामपंथी राजनीति है, उस आधार पर वो अब काम करने लगे। तो एक लाल किताब लिए घूमते रहते हैं और जातिवाद की बात करते हैं। मार्क्स ने कहा था कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, भारत में वर्ण संघर्ष और जाति संघर्ष होगा। उस लाइन पर आप काम कर रहे हैं। कांग्रेस को ये चाहिए आत्मचिंतन करे और जब दूसरे पर आलोचना करने के बजाय, मोदी जी पर हमला करना, भाजपा पर हमला करना, आरएसएस पर हमला करना, उसके बजाय अपने कार्यकर्ता का भाव समझें, जनता की नब्ज टटोलें और कहीं ना कहीं उस रणनीति पर काम करें जिस रणनीति भाजपा बिल्कुल जनता पर काम कर रही। भाजपा ने, हालांकि आप अगर देखेंगे आरंभ में अगर दूसरे लोगों ने जातिवाद की बातचीत की तो भाजपा भी उस लाइन पर तो चली और उन्होंने उदाहरण दिया कि हमने राष्ट्रपति कौन बनाया और उज्जैन के कुंभ में आकर के
अमित शाह कुछ विशेष समाज वर्ग के लोगों के साथ नहाने लगे, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। जब उसका लाभ नहीं मिला तो भाजपा फिर मूल पर आई के पटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो कहीं ना कहीं वो जो एकत्व की राजनीति है, कांग्रेस को अपनी एकत्व की राजनीति पर लौटना पड़ेगा। जी, तो कांग्रेस को लौटना पड़ेगा अपने विचारकों के साथ, अपने मूल मुद्दों के साथ, मनोज जी। लेकिन एक और बड़ी बात है, बड़ी बात यह कि फ्री बीज की बहुत चर्चा हो रही थी कि जिस पर आम आदमी पार्टी पर लोगों ने भरोसा किया, लगातार मुफ्त में योजनाओं का लाभ मिला और वो सत्ता में बरकरार रहे। इस बार भी वो दाव लगाया गया। क्या एक सबक इसमें भी छिपा है कि फ्री बीज ज़्यादा कारगर नहीं होती, ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, एक समय आएगा कि जनता ऊब जाएगी और आपको ठेंगा दिखा देगी? ब्रजेश जी, सबसे बड़ा उदाहरण है तेलंगाना, जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा फ्री बीज की स्कीम केसीआर ने चला रखी थी। चुनाव में नतीजे आप देखिए क्या हुआ, कितनी करारी हार का सामना केसीआर को वहाँ करना पड़ा था तेलंगाना में। नए युवा रेवंत रेड्डी जो बीजेपी से गए थे वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 16 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ घर बनवाए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे थे। लेकिन आप देखिए 240 पर जाकर टिक गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो ये स्कीम्स चलाई थी, ये सारी स्कीम्स जो योजना इनने जो फायदा दे दिया था वो सबको 2015 में जब वो चुनाव जीते थे तब दे दिया था। 2020 में उन्होंने कुछ नहीं किया। 2020 में 15 की उपलब्धि उन्होंने गिनाई, वही यमुना साफ कर दूंगा, 20 में कहा वही कहा मैं 25 में कर दूंगा। 25 में अब जाके उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा। तो बीजेपी ने जो करके दिखा दिया था, और जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने नहीं किया कि आपको 1000 रुपये दूंगा, वो नहीं दिए। तो ये जो स्कीम्स जो उन्होंने दिल्ली में लॉन्च की वो वहाँ नहीं की उन्होंने पंजाब में। और बीजेपी ने दिखाया कि हमने देखिए मध्य प्रदेश में कर दिया, हमने महाराष्ट्र में करके दिखा दिया। और आप देखिए ये स्कीम शुरू कर दी थी किसने, झारखंड में। तो आप देखिए जेल जाने के बाद भी जैसा प्रोपेगंडा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, ऐसा हेमंत सोरेन ने नहीं किया झारखंड में। वो अपने आप को उन्होंने विक्टिम के रूप में पेश किया, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास नहीं किया और वो चुपचाप अपना प्रचार में गए। और आप देखिए बड़ी जीत उन्होंने वहाँ हासिल की मैया योजना से। तो ये जो अरविंद केजरीवाल के संग, और एक और चीज़ है, जो अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार की बात करते, तो आप देखिए ये पब्लिक का आप रेफरेंडम समझ लीजिए। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को इस पर बात करना चाहिए, या उनके सहयोगी करेंगे, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था लोकसभा चुनाव के पहले, जब वो जेल से छूटकर आए थे चुनाव के पहले, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं बेईमान हूँ तो आप मुझे वोट मत करना। आप देखिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए वो, लेकिन सातों की सातों सीटें लोकसभा की दिल्ली में हार गए। एक रेफरेंडम ये, इस चुनाव में उन्होंने कहा अगर मैं बेईमान हूँ, मैंने यमुना साफ नहीं किए, तो आप मुझे चुनाव में वोट मत देना। तो पब्लिक ने उनकी बात सुन ली, पब्लिक ने सर्टिफाई कर दिया कि आप बेईमान हो। और उन्हीं को नहीं, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो और संजय सिंह राज्यसभा में, हो सकता है बीजेपी को जिताया तो मैं जेल चला जाऊंगा। बिल्कुल। तो आज देख लिए ना, सबसे पहले एलजी का आदेश गया है कि सचिवालय में जितनी फाइल है उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, वहाँ किसी बाहरी आदमी की एंट्री बंद कर दी जाए। और हमको ये डर है कि यहाँ से कुछ फाइलें गायब हो सकती है। और जो सांसद हैं बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया दिल्ली से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल जेल जाएंगे। और आप देखिए केजरीवाल तो खुद कहते थे ना, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कहते थे कि मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, गए। वो कहते थे सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, गए। वो कहते थे आतिशी जेल जाएगी, वो बची हुई है। वो कहते थे मुझे जेल डाल देंगे, वो चले गए। संजय सिंह का कहा, वो चले गए हैं। तो आप ये मान के चलिए ना कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा घट रहा है ना, क्योंकि देश के बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ भी तो विपक्ष की सरकार है, वहाँ भी तो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, वो लोग क्यों नहीं जेल जा रहे हैं? क्योंकि आपने जो गड़बड़ की है, क्योंकि आपने जिस लिकर पॉलिसी का सहारा लिया। लेकिन उसके लिए अंतर भी है ना, नाक के नीचे आप परेशान कर रहे हैं। नहीं, परेशान करना दो चीज़ है ना ब्रजेश जी। आप चुनौती दे रहे हो, अच्छी बात है, राजनीति में चुनौती दीजिए। राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं ना, लेकिन आपकी जो भाषा का स्तर है कि अगर आप ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए आप कह रहे हैं कि आप किस गुंडे को रिपोर्ट करते हैं, तो आप अगर देश के गृह मंत्री को, जो जनता का चुनाव हुआ, आप अगर उसके बारे में ऐसी भाषा, आप एक पार्टी के लिए पोस्टर आपने छपवा है कि गाली गलौज पार्टी है, तो ये अहंकार किसका दिखा रहा था? ये अरविंद केजरीवाल का अहंकार दिखा रहा था। अपने साथ के लोगों के साथ उन्होंने एक आभा मंडल कर लिया था। वो जमीन पर क्या था, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में उनकी लोग नाराज थे, जो वाल्मीकि नगर, जहां उन्होंने कहा था कि आपकी सफाई से प्रेरणा लेके मैंने झाड़ू चुनाव चिन्ह बनाया है, उस वाल्मीकि नगर में उनको वोट नहीं मिला, वहाँ के लोग उनसे नाराज थे। तो जाहिर सी बात है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं था। आपके पास, आप सोचिए कि डबल डिजिट में लोकसभा के सांसद नहीं थे, 3 सांसद हैं आपके पास पंजाब से, लेकिन आपको प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश थी। आप उसी ख्वाहिश में आप चले गए थे बनारस चुनाव लड़ने 2014 में, तो 5 लाख वोट से आप हार कर दिल्ली लौटे। तो पहले आपको एक बेस मजबूत करना था। कांग्रेस के बाद इकलौती ऐसी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जिसके बाद 2 राज्यों में सरकार थी, जैसे कांग्रेस के बाद बन गई थी। हाँ, लेकिन आपको कहना है 2 राज्यों में, लेकिन उसके लिए पहले जमीन पे, पैर तो जमीन पे रखिए ना। आपकी, आप जो जनता से आपने फ्रीबीज की एक स्कीम दिखा दी, लेकिन वो
आप पंजाब में नहीं कर पा। आप देखिए पंजाब में चुनाव के पहले उन्होंने क्या कहा था कि मैं IRS हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता है कि 5,000 करोड़ रेत से आएगा, 10,000 करोड़ यहाँ से आएगा और मैं ये पंजाब में ये करूँगा। लेकिन जैसे वो मुख्यमंत्री बने, भगवंत मान पहली चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को, कहते हैं कि हमको पंजाब के लिए 50,000 करोड़ की राशि चाहिए क्योंकि हमको कर्जे चुकाना, हमको वेतन बांटना, हम लोगों को सुविधाएं देना। आप मनोज जी, दो बड़े नेताओं के बयान आए हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर, वो हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं दोनों। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी। मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी रिजल्ट पूरा तो नहीं हुआ है, काउंटिंग अभी चल रही है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार के ट्रेंड्स आए हैं उसमें ये निश्चित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और बहुत ही यानी दिल्ली के जो लोग थे पिछले 11 साल के अंदर एक प्रकार से त्रस्त थे, उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाला है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया है। उनके लोगों ने जिस प्रकार का एक मैंडेट दिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर प्रकार की सुविधाएं वो दी जाएंगी और उनकी प्रगति में तो दिल्ली को सबसे सुंदर बनाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे दिल्ली वासियों को, जो भरोसा उन्होंने जताया है। शर्मा जी, लेकिन दिल्ली से क्या संदेश पंजाब और दूसरे राज्यों तक जाएगा, और क्या इंडिया गठबंधन पर भी इसका असर देख रहे हैं आप भविष्य में? देखिए, स्वाभाविक रूप से दिल्ली का असर दो प्रकार का, एक राजनीतिक असर और एक जन सामान्य पर असर। दिल्ली का जन सामान्य पर कोई बहुत असर जाएगा, इसकी मुझे संभावना कम दिखती है। उसका कारण यह है कि अगर आप इतिहास चुनाव का देखेंगे तो कई बार दिल्ली में सातों की सातों सीटें जो हैं वो भाजपा ने जीती हैं और जनसंघ ने भी जीती। जनसंघ ने भी दिल्ली की मेरे ख्याल से 5 सीटें थी, एक बार 5 सीटें 4 सीटें जीत ली थी, एक आध सीट पर ही दूसरे लोग आए थे, लेकिन उसका फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ा था। लेकिन राजनीति का फर्क पूरे देश पर पड़ता है। तो मुझे जो लग रहा है कि इन परिणामों से इंडी गठबंधन जो है कहीं ना कहीं उसका या तो पुनर्गठन होगा अथवा कांग्रेस ये रणनीति बना सकती है कि उसको अब पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ना। मान करके चलिए, ये जो दोनों समूह हैं राजनीति के, एनडीए भी और इंडी गठबंधन भी, ये इन दोनों की व्यक्तिगत राजनीति पर असर पड़ेगा। दूसरा, राजनीतिक दल जो मुद्दे निर्धारित करते हैं उन मुद्दों पर असर पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से लोकसभा को अगर हम हटा भी दें तब भी जो मुद्दे थे उन मुद्दों ने बहुत ज्यादा, विपक्ष के मुद्दों ने बहुत ज्यादा प्रभाव ना हरियाणा में डाला और ना महाराष्ट्र में डाला, ना दिल्ली में डाला। उन मुद्दों ने झारखंड में भी नहीं डाला था। झारखंड की जो जीत हुई है वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मनोज जी ने भी कहा, वो सोरेन की अपनी रणनीति के कारण, उसकी छवि के कारण और कहीं ना कहीं जो आदिवासी वाला वोट बैंक था उसकी तरह भाजपा का कमजोर था, इसके कारण वहां का रिजल्ट आया। तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष जो है या तो फिर से एक बार गठबंधन फिर से सख्त होगा या कांग्रेस अलग लगेगी। मुद्दों की राजनीति पर इसका असर होगा, मुद्दे राजनीति के बदलेंगे। इसके अलावा एक और बात जो मुझे देखने को मिल रही है, एक असर ये भी होगा अन्य राज्यों में। रेवड़ी बंटने का काम दिल्ली से शुरू हुआ। ये केजरीवाल जी ने शुरू किया, फिर वो आगे चल करके होते चले गए और उसमें फिर लाडली बहना भी जुड़ गई और बहुत सारी चीजें जुड़ते चले गए। मुझे जो लग रहा है कि ये रेवड़ी वाला जो कल्चर शुरू हुआ दिल्ली की राजनीति से, ये रेवड़ी कल्चर अभी दूसरे राज्यों में दूसरे दलों द्वारा भी हावी होगा और ये बढ़ेगा। आप अगर देखें, जैसे बहनों की राशि मध्य प्रदेश में अलग है और दिल्ली में अलग है, आगे चल करके ये राशियां बढ़ेंगी, रेवड़ी कल्चर शुरू होगा, उसके बाद फिर इसमें परिवर्तन आएगा, तो देश की राजनीति पर ये परिणाम प्रभाव डालेंगे। जी, तो रेवड़ी कल्चर भी बढ़ेगा मनोज जी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल और उठ रहा है दिल्ली के चुनाव के बाद। एक चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई आपकी तरफ को हमारा तो चेहरा, हम सीएम बन रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। आप बाकी के दल वाले बताइए कौन सीएम बनेगा? अब बीजेपी जीत गई है, कौन सीएम बनेगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमने देखा कैसे चौंकाया है बीजेपी के आला नेतृत्व में। क्या यहाँ भी ऐसी चौंकाने वाला है, या जो प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं उनमें से ही कोई होगा?
देखिए, मुझे लगता है कि हो सकता है बीजेपी ज़्यादा प्रयोग के मूड में ना हो, लेकिन प्रवेश वर्मा का चांस मुझे इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि उनके पिता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़े जाट नेता हैं। और इस बार जो 10 जाट बहुल सीटें हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के आखिरी वक्त में जाट कार्ड खेलने का प्रयास किया था और उन जाट नेताओं के साथ बैठक करके कहा था कि बीजेपी इनको आरक्षण क्यों नहीं दे रही, जबकि वो खुद मुख्यमंत्री थे। तो वो एक बार भी उन्होंने विधानसभा 10 साल में एक प्रस्ताव नहीं लाया कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उस 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली और जिस प्रकार से हरियाणा में भी जाट वोट उनको मिले हैं बड़ी संख्या में, तो मुझे लगता है एक प्रवेश वर्मा एक बड़े दावेदार हो सकते हैं। क्योंकि भले अरविंद केजरीवाल कुछ भी कह रहा हूँ, लेकिन बीजेपी एक रणनीति के साथ चली। मुझे लगता है कि रमेश विधुड़ी भले हार गए, एक बड़ा चेहरा वो हो सकते थे। अब दूसरी बात यह है कि अगर बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखती बीजेपी, तो चूंकि पूर्वांचल के वोटरों ने भी अच्छी खासी बीजेपी को जीत दिलाई है, तो क्या उनमें से कोई एक चेहरा हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ा नाम है वीरेंद्र सचदेवा, जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके आने के पहले मनोज तिवारी और तमाम सारे अध्यक्ष रहे, लेकिन दिल्ली में गुटबाजी लगातार बढ़ती रही। वीरेंद्र सचदेवा जब से आए, उन्होंने दिल्ली में गुटबाजी खत्म की, पर्दे के पीछे उन्होंने चुपचाप काम किया। और आप देखिए, अब सुबह से हम जब ये एनालिसिस कर रहे हैं तो एकाधिक बारी वो किसी चैनल पर दिखाई दिए हैं, वो अपनी रणनीति बनाते रहे। तो एक नाम अगर बीजेपी जो ऐसे आदमी को लाना चाहेगी तो वो एक चेहरा हो सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा, क्योंकि आज जिस प्रकार से चुनावी जीत के बाद वो सबसे पहले गृह मंत्री से जाकर मिले हैं, तो ये एक संकेत इसमें छुपा हो सकता है। हालांकि बीजेपी में खुलेआम ऐसी जो लॉबिंग होती नहीं है, लेकिन अगर प्रवेश वर्मा गए हैं तो जाहिर सी बात है उनको बुलाया गया होगा। तो या तो ये हो सकता है उनको ये संदेश हो कि आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा, अभी आप चुप रहिए, या उनको ये संदेश हो कि आप तैयारी करिए, आपके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा हमको इस पर इंतजार करना पड़ेगा। तो इस पर तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक कुछ सवाल था मेरा रमेश जी, उस सवाल पर मैं फिर लौटूंगा कि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोट यदि बीजेपी को मिल रहे हैं तो इसके पीछे क्या हो सकती है, क्योंकि वो तो अलग तरह का कार्ड खेलते हैं, बटोगे तो कटोगे। यदि दिल्ली में बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसको ये वोट मिले हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों पर दावा किया गया था, तो क्या जो अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज है, महिलाएं खासकर, वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके पर भरोसा कर रहे हैं और कर रहे हैं? देखिए, मुझे जो लग रहा है मुस्लिम समाज में दो प्रकार के जो लोग हैं वो भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो महिलाओं का, उसका अगर आप देखेंगे तो पूरे दुनिया में जितने भी समाज हैं, महिलाओं पर सबसे ज्यादा सामाजिक अगर दबाव, धार्मिक दबाव है, वो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर है। आप देखिए कि गर्मी के दिनों में भी उनको कपड़े के ऊपर बुर्का पहनना और बुर्के के ऊपर फिर वो हिजाब भी बांधना। तो कुल मिलाकर के वो जो फिर इसके अलावा भी गारंटी नहीं थी, जो 3 तलाक फोन पर ही कह दिया, व्हाट्सएप पर 3 तलाक कह दिया। तो जो 3 तलाक का जब से भाजपा लेकर आई है, भले ही वो 1% हो, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में भाजपा के प्रति थोड़ा सा झुकाव बढ़ा है। दूसरा, वो जो एक नागरिक आचार संहिता का बिल ला रहे हैं, उसका भी सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो मुस्लिम महिलाएं होंगी। तो इसलिए एक दो चीज दिल्ली के चुनाव में मुझे 2 चीज बहुत विशेष दिख रही है। एक तो ये खबर आ रही है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी भाजपा को वोट मिले, एक। दूसरा, उस क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं का वोट का प्रतिशत थोड़ा सा कम हुआ है दूसरे क्षेत्रों की तुलना में। तो बहुत संभव है कि पारिवारिक दबाव के चलते वो वोट ना डाल पाई हो, या डालने ना निकली हो, या गई हो तो कुछ समस्या खड़ी हुई हो। तो कुल मिलाकर के दूसरा, वो मुस्लिम जो ये मानते भी हैं और जानते भी हैं, ये तो सब स्वीकार करते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू रहे, लेकिन कई मुस्लिम्स ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं, उस सार्वजनिक कहते हैं कि हाँ हमारे पिता सोलंकी थे, हमारे पटेल थे। तो ये जो तबका रहा है मुस्लिम्स का, यद्यपि मोहम्मद अली जिन्ना के पूर्वज भी हिंदू थे और जो शेख अब्दुल्ला के पूर्वज भी हिंदू थे, और ओवैसी साहब जो इस समय सबसे ज्यादा कट्टर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। तो लेकिन कितने लोग हैं जो स्वीकार करते हैं। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री कहती थी कि हम राजस्थान के राठौर हैं, हमारे पूर्वज बेनजीर भुट्टो कहती है। निश्चित रूप से। तो ये जो तबका जो अपने पूर्वजों को स्वीकार करता है, वो तबके में 2-4% ही सही उसमें भाजपा की तरफ झुकाव आया है, और दूसरा महिलाओं में झुकाव आया। मनोज जी, आपकी बात पर मुझे एक और बात याद आई जी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी मुंह से कभी नहीं कहा कि उनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हम कश्मीरी पंडित थे। तो उस समय आप यहाँ से फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं ये बात। तो हाँ, तो फारूक अब्दुल्ला का वो जो शेख अब्दुल्ला थे, उनकी किताब है
आतिशे कश्मीर, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पूर्वजों के नाम कुल और गोत्र लिखे हैं कि हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे और पंडित थे। आतिशे कश्मीर उनकी किताब आत्मकथा है शेख अब्दुल्ला की, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के तो वो जो तबका है वो मुस्लिम आकर के बढ़ा है। एक और बात मैं बताऊं, कितने आम तौर पर जो अगर हम इस्लाम की बात करें और मुसलमान की बात करें, ये दो शब्द बिल्कुल अलग अलग है। इस्लाम का जो मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग है, और मुसलमान जिस पर आचरण कर रहा है, इस समय हत्या कर रहा है, पड़ोसी को जीने नहीं दे रहा, वो बिल्कुल आचरण अलग है। तो वो जो मूल सिद्धांत वाला मुसलमान है, जो वो मुसलमान कहीं ना कहीं भाजपा की ओर झुक रहा है। तारिक फतेह बोलते भी थे कि एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल वही की वही बात। एक छोटा सा उदाहरण, हालांकि प्रसंग से अलग हट जाएगा। आप मुझे बताइए, नबी हुजूर ने ये फरमाया कि अगर पड़ोसी भूखा है, ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान है, भूखा है तो आपका खाना हराम है। तो जो धर्म ये शिक्षा देता है कि पड़ोसी को भूखे भी नहीं रहने देना, वो धर्म क्या उसको इस आधार पर मारेगा कि नहीं मुसलमान बनो तो यहाँ रहो, नहीं तो खाली कर दो मकान। तो कुल मिलाकर के दो अलग अलग धाराएं हैं। तो जो इस्लाम के आधार पर, नबी हुजूर की शिक्षा के आधार पर जो मुसलमान चल रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ भी आया, और इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी बन गया। संघ का एक प्रकोष्ठ काम करता है, प्रकल्प काम करता है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो वो मुसलमान जो है वो भाजपा की तरफ आ रहा है। जी, तो ये स्वीकृति बढ़ रही है। लेकिन एक और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है उन्होंने। कहा दिल्ली में झूठ लूट की राजनीति पर विराम लगा है। 11 वर्षों से जो स्थिति दिल्ली में पैदा की गई थी, उसने दिल्ली का बहुत कुछ नुकसान किया था, दिल्ली को पीछे धकेल दिया था। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनिए। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। तो मनोज जी, जो शर्मा जी कह रहे थे कि महिलाएं बड़ा फैक्टर हैं, चाहे वो बहुसंख्यक हों चाहे अल्पसंख्यक हों। महिलाओं का हमने जलवा देखा भी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरे राज्य हो, झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो। ये जो महिलाएं कभी चौका चूल्हे में लगी रहती थी, अब वो खुलकर आ रही हैं। तो इससे भी आगे सरकारों को इस दिशा में सोचना पड़ेगा, महिलाओं से जुड़ी नीतियों के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए जो बिल लेकर आई थी बीजेपी, अब उसको लेकर ज़्यादा संजीदा हो जाएंगे, ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे बाकी के दल भी? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है ना। महिला सशक्तिकरण की जितनी योजना शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव सरकार में चल रही है, चाहे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो छात्राओं को स्कूटी हो, साइकिल हो, ये तमाम सारे राज्यों ने स्कीम अपनाई। इनमें से आधी स्कीम केजरीवाल खुद ने अपनाई। और पहले होता था, शर्मा जी बेहतर जानते हैं, 2 दशक पहले तक, 1.5 दशक पहले तक, कि परिवार का आदमी तय करता था कि उसके परिवार की महिला कहाँ वोट डालेगी। अब महिला तय कर रही है कि उसके परिवार, उसका पति, उसका भाई, उसका देवर, उसकी नन, वो कहाँ वोट डालेगा। ये एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला। दूसरा, पुरुषों से कहीं और भी डाल रहे हैं तो महिलाएं अलग डाल रही हैं। बिल्कुल, और पुरुषों से ज्यादा वोटिंग महिलाओं की हो रही है, और महिला स्वतंत्र रूप से वोट डाल रही है, क्योंकि उस महिला का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। चाहे वो फ्रीज की स्कीम से जोड़ लीजिए आप, या केंद्र सरकार की स्कीम से जोड़ लीजिए, चाहे वो मुफ्त अनाज हो, शौचालय हो, मकान हो। जो मकान मिल रहा है आप देखिए महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री हो रही है, जो केंद्र की तरफ से मिल रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसलिए महिला सशक्त हुई है। वो सशक्त हुई हैं तो अपनी आवाज़ वो बिंदास तरीके से उठा रही हैं, क्योंकि जो महिला अपने परिवार को चला सकती है वो देश और समाज को भी चला सकती है। निश्चित तौर पर। और ये कहते भी है, क्योंकि एक शिक्षित आदमी खुद शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये दिल्ली का जो संदेश है वो पूरे देश में जाएगा, और दिल्ली से जो परिणाम आए हैं उसका राजनीति पर भी, समाज पर भी बहुत असर पड़ेगा, राज्यों पर भी पड़ेगा, गठबंधन दलों पर भी पड़ेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल, सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।